हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग तो चैप्टर 6 में एंट्री कर ही चुके हैं और चैप्टर 6 का परिचय भी करवा दिया गया था, मतलब कुछ बेसिक हम लोग देखे थे। उसके बाद प्रश्नावली 6.1 भी सॉल्व कर दिए थे हम लोग, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में। अब ये चैप्टर 6 का ये दूसरा वीडियो जिसमें हम लोग 2 प्रमेय आज सिद्ध करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का अक्सर पूछता रहता है, अक्सर। तो ये 2 प्रमेय भाई ओके हो आप लोगों का, एकदम इम्पोर्टेंट प्रमेय है। आज 2 प्रमेय चलेगा, ठीक है ना, चैप्टर 6 में प्रमेय 1 और प्रमेय 2। प्रमेय 1 का नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, मतलब बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। ये देखो, ये पहला प्रमेय अभी सिद्ध करेंगे हम लोग, ठीक है। ये पहला प्रमेय जो है इसका नाम थेल्स प्रमेय भी है, तो ये याद रखना है आप लोगों को, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय, ये पहला प्रमेय है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रमेय इसी का उल्टा, मतलब इसी का विलोम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम, ये दूसरा प्रमेय है। तो ये दोनों प्रमेय आज हम लोग क्लियर करेंगे। बाकी इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर 6 के बारे में कुछ बेसिक हम लोग सीखे थे और प्रश्नावली 6.1 सॉल्व किए थे, ठीक है। आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं वो। इस वीडियो में भाई 2 प्रमेय ये हम लोग सिद्ध करेंगे और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय, 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो भाई देख लो, घबराने वाली बात नहीं है, एकदम ओके हो, ठीक। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। अब देखो जी, इसमें जो प्रमेय 1 है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, इसका नाम है इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ठीक है, या इसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स मतलब एक गणितज्ञ जी का नाम है थेल्स, तो उन्हीं के नाम से थेल्स प्रमेय ये नाम पड़ गया, उन्हीं के नाम पर। तो भाई देख लो, याद हो, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय, ठीक। अब देखो ये है क्या, तो ये जो है कह रहा है इसमें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। ये जी देखो पहला प्रमेय, यही बीपीटी है, मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहो या थेल्स प्रमेय कहो। अब ये हिंदी भी याद करना है आप लोगों को, बिल्कुल ठीक है ना, देख लो। तो भाई इसे हम लोग सिद्ध करेंगे अभी, और जैसा कि बताया ही जा रहा है 4 नंबर का है क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो भाई तैयार हो, ये दोनों प्रमेय तैयार हो आप लोगों का, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब देखो जी, ये जो प्रमेय है ये त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र से सिद्ध होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी बहुत सूत्र है इसमें। तो इसमें से हम लोग जो है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इस वाले फार्मूले से हम लोग ये प्रमेय सिद्ध करेंगे। ये याद कर लेना आप लोग कि त्रिभुज के क्षेत्रफल द्वारा ये प्रमेय सिद्ध किया जाएगा, ठीक है ना। तो भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल द्वारा, तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक हम लोग पहले देख लें भाई। 2 पॉइंट है वो बेसिक, क्योंकि हम उसका प्रयोग करेंगे इस प्रमेय में, तो वो थोड़ा सा अलग से आप लोग देख लें, ताकि प्रमेय जब हम लोग सिद्ध करें तो उसमें दिक्कत न हो, उसमें ये न हो कि भाई ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना, और कैसे आया। तो देखो जी, सबसे पहले यहाँ पर हम 2 पॉइंट देखेंगे जो बेसिक है इस प्रमेय के लिए। जैसे मान लो कि एक त्रिभुज अगर दे दिया जाए आप लोगों को, ये त्रिभुज है मान लो इस टाइप का, अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो भाई देखो ये लंब डाल देंगे, ऊंचाई यानी कि जो है इसका क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो भाई देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 गुणे
आधार गुणे ऊंचाई। देखो ऐसे ज्ञात करेंगे, ये देखो ये आधार है, ये ऊंचाई है कि नहीं, ये आप लोग ज्ञात किए होंगे। अगर मान लो कि समकोण त्रिभुज मिल जाता है, समकोण त्रिभुज वाली बात अगर आ जाए भाई, ये तो मान लो न्यून कोण त्रिभुज हो गया, जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किए थे, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसका भी जो है क्षेत्रफल जब लगाएंगे तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये वाला फार्मूला यूज होगा। ओके, उसके बाद और देखो जी, एक और देख लो भाई, ये अगर इस टाइप से त्रिभुज आ जाए ABC, ये अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज मतलब कि एक कोण 90 अंश से अधिक या 180 अंश से कम हो, ठीक है ना, वो अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो भाई देखो, अगर इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो 1/2 गुणे आधार BC अगर मान लें हम लोग, तो ऊंचाई भाई, ऊंचाई के लिए ये देखो ये होगा जी, ऊंचाई के लिए हो जाएगा AM। देख लो जी, ये 3 त्रिभुज में देख लें आप लोग, जिसमें अभी जब हम लोग प्रमेय सिद्ध करेंगे तो ये वाला चित्र मिलेगा, जो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वहाँ से, ठीक है ना, इस टाइप का चित्र मिलेगा और इस टाइप का चित्र मिलेगा। देख लो, ये अधिक कोण और न्यून कोण, ये दोनों त्रिभुज मिलेंगे, जो हम लोग फिर सूत्र निकालेंगे यही वाला, ऐसे ही 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये 2 प्रकार का जो है चित्र मिलेगा आप लोगों को प्रमेय में, ठीक है। ये तो इतना हो गया जी, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, ये देखना अभी ये वाला चित्र मिलेगा और ये वाला चित्र मिलेगा, तो हम लोग जो है सूत्र लगाएंगे ऐसे ही, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ओके, एक नियम और है जी, देख लो, एक नियम ये है कि जब 2 समांतर रेखाएं हों, ठीक है ना, मतलब कि 2 समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये दूसरा नियम जी। देखो जी, एक ही आधार पर 2 समांतर रेखाओं के बीच, 2 समांतर, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाए कि 2 समांतर रेखाओं के बीच, देखो ऐसे लिखो, 2 समांतर रेखाओं के बीच, ठीक है, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखो जी, ये मतलब ये है कि जैसे 2 समांतर रेखाएं अगर हैं, ठीक है ना, ये देखो जैसे मान लो 2 समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच में 2 त्रिभुज बना है, उन दोनों का आधार एक है। जैसे मान लो कि 2 त्रिभुज अगर बना दिया जाए, ये लो 2 त्रिभुज देखो, और एक त्रिभुज ये भी बन गया ABCD, ठीक है, देख लो, ये 2 त्रिभुज है, इनका आधार एक है, ठीक है ना, और 2 समांतर रेखाओं के बीच ये दोनों त्रिभुज बने हुए हैं, तो नियम ये है कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये नियम है, ये क्लास 9th के गणित से, ठीक है ना। देखो क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BDC। देखो जी, ऐसे ये बराबर होगा जी, 2 समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। देख लो, तो इस नियम का भी प्रयोग करेंगे, ये भी मिलेगा। अब आप लोगों को ध्यान में रखना है तब ये सब, ठीक है ना। देखो जी, ये बेसिक हम लोग ये प्रयोग करेंगे अभी प्रमेय में। ये 2 त्रिभुज मिल जाएंगे, जो हम लोग क्षेत्रफल वाला सूत्र ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना, और ये भी मिलेगा। तो देख लो, इनका हम प्रयोग करेंगे प्रमेय में।
तो फिर अब इसको नोट कर लें और दिमाग में सेट कर लें। अब ये रफ कर दिया जाए और फिर हम लोग अब प्रमेय सिद्ध करें। ठीक, देखो जी, सबसे पहले तो ये चित्र बनाया जाए। अब चित्र क्या है वो देख लो। सबसे पहले चित्र जैसे ये जैसे मान लो एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC बन गया। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो देखो जी, एक भुजा के समांतर जैसे मान लो कि तुम यहाँ से ये खींच दो जी, ये हो गया जी DE। ठीक है ना, मतलब एक भुजा मतलब BC के समांतर हम लोग DE खींच दिए तो अन्य दो भुजाएं ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हुई हैं। ठीक है ना, देख लो, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दी जाए तो एक रेखा हम लोग खींच दिए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो देख लो AD बाई DB बराबर AE बाई EC। देख लो ये चित्र है जी, चित्र बना दिए हम लोग जो ये बोला है प्रमेय में। ठीक है ना, देख लो एक भुजा के समांतर रेखा खींचे हम लोग जो अन्य दो भुजाओं को यहाँ दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब जहाँ से ये प्रतिच्छेद कर रहा है वहीं से भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है भाई, देख लो। यानी कि अब देखो क्या करें, अब हम लोग ये जो है रफ कर दे रहे हैं इसको। ठीक है ना, बाकी ये तो आप लोगों के बुक में है ही, बाकी यहाँ भी लिख दिया गया था, देख ही लें। अब इसे रफ कर दिया जा रहा है। अब ये प्रमेय हम लोग सिद्ध करेंगे और देखो क्या सिद्ध करना है। मतलब एक ही अनुपात में अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, अर्थात इसमें जो है हम लोग सिद्ध करेंगे AD बाई DB बराबर AE बाई EC। देख लो यही हम लोग लाएंगे जी, ये ठीक है ना, यही हमें सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देख लो कैसे है। तो ये ऊपर का हम लोग रफ कर दे रहे हैं और फिर यहाँ से जो है अब कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। देखो जी, सबसे पहले तो ज्ञात है मतलब कि हमें क्या क्या पता है। तो भाई हमें जो है एक त्रिभुज ABC पता है, त्रिभुज ABC। ठीक है ना, उसमें DE समांतर BC है। देखो भाई ये तो समांतर बता दिया है क्वेश्चन में ही। ठीक है, सिद्ध करना है, ये हेडिंग बना रहे हैं हम लोग। सिद्ध करना में तो भाई देखो यही सिद्ध करना है, AD बाई DB बराबर AE बाई EC, ये सिद्ध करना है। और इसमें रचना भी होगा, इसमें रचना होगा, फिर तब उपपत्ति, मतलब फिर हम लोग प्रूफ करेंगे भाई। देख लो अब रचना क्या होगा। तो भाई रचना के लिए थोड़ा सा ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये कुछ पॉइंट होते हैं जो याद कर लिया जाता है। जैसे रचना हम लोग ये करेंगे कि देखो जी, अभी जो हमें सिद्ध करना है इसके अनुसार AD बाई DB AE बाई EC ये लाना है ना। और इसके पहले शुरू में ही बताया गया था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल द्वारा ये प्रमेय हम लोग सिद्ध करेंगे। तो AD देखो इस वाले ट्रायंगल में मिलेगा। ठीक है, DB, तो DB के लिए ट्रायंगल बनाया जाएगा रचना करके। AE देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में ही AE मिल जाएगा। EC के लिए हम लोग रचना करके त्रिभुज बनाएंगे। तो देख लो अब रचना की आवश्यकता है यहाँ पर। अब क्या क्या हो रहा है ये देखो रचना।
यहाँ से ये देखो लंब डालेंगे हम लोग इस पर m, ये लंब है। यहाँ से भी लंब डालेंगे हम लोग, ये n हो गया। ठीक है, ये देखो दो रचना यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, DM लंब AC तथा EN लंब AB खींचा। ठीक है ना, क्योंकि भाई वो अभी देखना, अभी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लगाएंगे तो हमें ऊंचाई चाहिए भाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए ये लंब डाला गया है। ठीक है, और देखो अभी बताया कि ये DB और AC लाने के लिए त्रिभुज बनाया जाएगा, तो ये देखो जी इधर से ये भी मिला दिए हम लोग, तो अब देखो DBE त्रिभुज बन जाएगा अब DBE। ठीक है, और देखो यहाँ से भी मिलाना है, तब ये चीज, ये देखो जी दो रचना हम लोग किए, तथा BE और CD को मिलाया। देखो जी ये रचना हो गया जी। ठीक, तो बस अब आगे बढ़ा जाए। अब तो अब स्टेप बाय स्टेप देखो जी, पहले हम लोग AD लाएंगे, फिर DB लाएंगे, फिर AE, फिर EC, ऐसे लाया जाएगा बारी बारी से, आराम से, एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एकदम क्लियर होगा। तो भाई देखो जी, AD लाने के लिए त्रिभुज ADE में, इसमें लगाएंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भाई देख लो ADE में लगाया जाए तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद अब त्रिभुज आ जाओ इसमें DB लाने के लिए, DBE में, त्रिभुज DBE में इसका भी क्षेत्रफल निकालो भाई। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, देखो जी समीकरण नंबर 2 बना। मतलब कि AD लाने के लिए हम लोग ऊपर वाला त्रिभुज ले लिए हैं और उसमें सूत्र लगा दिए 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। DB लाने के लिए हम लोग DBE त्रिभुज लिए हैं और इसमें भी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लगाया गया सूत्र। ठीक है ना, तो ये दो समीकरण बनकर तैयार हुआ। अब देखो ये जो पहला समीकरण है ये न्यून कोण त्रिभुज है, जैसे हम ये पहले बताए अभी, और जो ये वाला त्रिभुज है ये अधिक कोण त्रिभुज है, देख लो। तो इसीलिए इसकी जो ऊंचाई है वो बाहर जा रही है, अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है ना, अधिक कोण त्रिभुज जैसे अभी बताया गया था, देखो ये ऊंचाई के लिए बाहर जाएंगे। ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में, और फिर जो ऊपर वाला है वो तो भाई ऐसे है, ऊंचाई के लिए ये होगा। देखो चलो जी, तो इतना अब क्लियर हो गया होगा। अब देखो AD/DB लाने के लिए समीकरण 1 में 2 से भाग करेंगे हम लोग, समीकरण 1/2। तो लेफ्ट का लेफ्ट में भाग करें और राइट का राइट में। भाई चलो लेफ्ट का लेफ्ट में भाग, राइट का राइट में। ठीक है ना, देखो भाग कर दिए हम लोग। तो भाग करने से ये सब कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा अब, त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है ना, क्या बचा भाई, AD/DB, और ये बना दो समीकरण नंबर 3। लो जी, AD/DB मतलब एक तरफ का तो हम लोग ला दिए इतना काम करके। ठीक है, अब यही काम AE/EC लाना है अब हमें, तो यही इतना काम अब हम उस साइड से करेंगे। पहले इस साइड से किए इतना काम, अब उधर की तरफ से करेंगे। और देखो कैसे,
ये नोट कर लें, ये फिर रब कर दिया जा रहा है, ठीक है, ये रब कर दिया जा रहा है अब। और यही काम इतना अब हम उधर से करेंगे, ये AE/EC लाने के लिए। चलो भाई, तो देखो जी, अब पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ADE में वही चीज़ है, लगाओ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर, तो 1/2, अब के आधार AE बनाएंगे, आधार, तो आधार के अनुसार ऊंचाई DM होगा, ठीक है ना, देख लो। उसके बाद EC लाने के लिए त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DEC में, इसमें लगाओ सूत्र, 1/2 गुणे आधार, आधार गुणे ऊंचाई। देखो भाई, ये भी सेम वैसे ही बिल्कुल मिलाते रहें, आप लोग देखते रहें। अब यहाँ भी हम लोग भाग करेंगे, तो समीकरण जो है 4/5, तो भाई लेफ्ट का लेफ्ट में कर दें, ठीक है ना, और राइट का राइट में। तो DM से DM, इससे ये, क्या बचा भाई, AE/EC, और ये बना दो भाई समीकरण नंबर 6। देखो जी, उतना काम फिर हम लोग कर लिए उस साइड की तरफ से, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल देख लो, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है काम, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब देखो जी, समीकरण उधर जो है समीकरण 3 में ये AD/DB आया हुआ है, समीकरण 6 में AE/EC मिल गया हमें, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 और 6 में जो है हमें राइट में तो मिल गया जो हमें सिद्ध करना है, लेफ्ट में, लेफ्ट के लिए जो है भाई देखो, लेफ्ट वाला बराबर नहीं है, समीकरण 3 और 6 का हम लोग लेफ्ट बराबर करेंगे। समीकरण 3 और 6 का जब लेफ्ट बराबर हो जाएगा तो राइट को हम फिर अपने आप बराबर कर सकते हैं, और तब उसी प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग समीकरण 3 और 6 जो बना हुआ है उन दोनों का लेफ्ट हम लोग बराबर करेंगे, ठीक है। तो फिर इसे रब कर दिया जा रहा है। अब एक समीकरण और बनेगा अभी, जो समांतर जो बताया गया अभी कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, इस नियम का प्रयोग करेंगे अब हम लोग, और वो बनेगा समीकरण नंबर 7, ठीक है। और समीकरण 7 के द्वारा समीकरण 3 और समीकरण 6 का लेफ्ट बराबर होगा समीकरण 7 के द्वारा। अभी देखो कैसे, ये हम लोग रफ कर दे रहे हैं, देखो देखना अभी कैसे, देखो जी, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है। क्यों है भाई, देखो जी, ये DBE है और DEC ये रहा, यानी कि देख लो भाई, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर त्रिभुज ये दोनों बने हुए हैं, तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। और लिख दो यहाँ पर क्यों बराबर हुआ, तो कारण भी लिख दो भाई, चूंकि दो, ये रुको एक काम करो, ये समीकरण भी मानना है, ठीक है ना, है समीकरण नंबर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 7, ठीक है ना। और इसका कारण भी दे दो भाई, चूंकि दो समांतर
रेखाओं के बीच, ठीक है, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। देख लो भाई, ये हम लोग कारण भी लिख दिए कि ये समीकरण 7 कहाँ से मिला, तो भाई समीकरण 7 भी नियम से ही आया है, ठीक है ना। अब देखो, अब समीकरण 3 और समीकरण 6 तथा समीकरण 7, ये तीनों समीकरणों के द्वारा हमें जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा। लेकिन आप लोग पीछे जाकर थोड़ा सा मिला लें। जो समीकरण 7 बना हुआ है, इस समीकरण 7 के द्वारा समीकरण 3 और समीकरण 6 का लेफ्ट बराबर हो गया है। मिला लें आप लोग, ये समीकरण 6 का लेफ्ट है और समीकरण 3 का लेफ्ट आप लोग पीछे जाकर मिला लें, देख लें। तो भाई देख लो, यहाँ पर समीकरण जो है 7 के द्वारा समीकरण 3 और समीकरण 6 का लेफ्ट बराबर हो चुका है, ठीक है। तो भाई जब समीकरण में ये नियम होता है कि अगर एक पक्ष बराबर हो जाता है तो हम दूसरा वाला पक्ष भी बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है बस अब कुछ करना नहीं है, ये सिद्ध हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर बस यही लिखना है कि अतः समीकरण 3, 6 तथा 7 से जो हमें सिद्ध करना है भाई वो सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। देख लो, ये इतना है इसी प्रूव्ड। देख लो, तो ये प्रमेय जो है 6.1 आप लोगों का बिल्कुल ये क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो देख लें एक बार सीरियल वाइज फिर से मिला लें, देख लें। और भाई एक दो बार तो इसे सिद्ध कर ही लेना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है, एकदम 4 नंबर का अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला ये प्रमेय है, ठीक है ना। तो फाइनल हो तो भाई देख लो, अभी इसे रफ कर दिया जा रहा है। और इसके बाद प्रमेय 6.2, ठीक है, जो इसी का विलोम है उल्टा, तो भाई इसे अब रफ कर दिया जा रहा है। और प्रमेय 2 हम देख लें फिर। अब चलो जी, तब प्रमेय 2 देख लिया जाए। प्रमेय 2 मतलब कि चैप्टर 6 का प्रमेय है, तो भाई 6.2 यानी चैप्टर 6 का दूसरा प्रमेय, ठीक। ये देखो क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है जी। इसका चित्र देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लें हम लोग, ABC, ठीक है। कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो एक ही अनुपात मतलब कि जैसे मान लो कि ये दिया है भाई, ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित करे तो मतलब कि जैसे ज्ञात है, पहले लिखते चलो। ज्ञात है में मतलब कि एक त्रिभुज ABC पता है हमें, और उसमें भाई देखो AD/DB बराबर AE/EC, ये हमें ज्ञात है भाई। देख लो, एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये को बता दिया है प्रमेय में ही, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मतलब समांतर, यानी कि DE समांतर BC है, ये सिद्ध करना है भाई। देख लो, और रचना इसमें भी होगा, उसके बाद तब उपपत्ति मतलब प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पर जो है देखो, प्रमेय 1 का विलोम है ये। प्रमेय 1 में ये दिया था, ये हम लोग सिद्ध किए थे। इस प्रमेय में ये दिया है, इसको सिद्ध करना है, मतलब उसी का उल्टा है, ठीक है। तो देखो जी, ये प्रमेय कैसे सिद्ध होगा इसके लिए, तो इसके लिए जैसे हमें सिद्ध करना है DE समांतर BC, चलो भाई ये तो सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो है हम लोग DE समांतर BC न लेकर एक अन्य रेखा हम लोग खींचें,
ये देखो एक अन्य रेखा जैसे हम लोग खींच दिए यहाँ पर, ऐसे, ये F है, ठीक है। देखो रचना में क्या होगा, रचना में जैसे माना DE समांतर नहीं है BC, ठीक है, और DF समांतर है BC। देखो जी ये रचना हम लोग अपने तरफ से करके चल रहे हैं। जैसे हम लोग को DE समांतर BC सिद्ध करना है, ठीक है, तो हम लोग अपने तरफ से DE समांतर BC नहीं है ये मान के चलेंगे। उल्टा एक अन्य लाइन है, रेखा है DF, जो DF BC के समांतर है, ठीक है ना। ये देख लो भाई, ये तो रचना से हम लोग चल रहे हैं, रचना करके ये चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या करना है, कैसे ये सिद्ध होगा। तो जैसे DE समांतर BC सिद्ध करना है, लेकिन हम लोग मान लिए उल्टा कि DE BC समांतर नहीं है, एक अन्य रेखा है DF, वो BC के समांतर है, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन में DF को DE पर ला देंगे, मतलब कि जो F बिंदु है ये F बिंदु E पर ला दिया जाएगा, ठीक है। तो जब F बिंदु E पर आ जाएगा तो ये दोनों बिंदु समपाती बन जाएंगे, ठीक है। और जब समपाती बन जाएगा तो ये DF अपने साथ साथ DE को भी लेकर BC के समांतर कर देगा। देख लो ये इस प्रकार होगा सिद्ध। तो सबसे पहले तो चूंकि त्रिभुज ABC में DF समांतर BC है, ये भाई रचना से है, ठीक है ना, रचना से है, तो इसलिए अब उसमें जो है अभी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के द्वारा हम लोग जो है भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। AD/DF बराबर AF, अरे नहीं, AD/DB बराबर AF/FC, ये बना दो समीकरण नंबर 1। और ये कैसे आया, तो भाई आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक। अब आधारभूत, देखो एक चीज़ और, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय मतलब कि बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, बेसिक से पहला अक्षर B, प्रोपोर्शन से पहला अक्षर P और थ्योरम से पहला अक्षर T, यानी कि जो प्रमेय 1 है उसको हम BPT भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। BPT बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। तो जो ये समीकरण 1 बना है अभी समांतर होने से और ये भुजाओं का अनुपात निकला, ये BPT द्वारा हुआ भाई, देख लो। ऐसे तो हम निकाल ही सकते हैं प्रमेय 1 द्वारा, अगर ये समांतर है DF BC के समांतर है तब प्रमेय 1 द्वारा ऐसे हम भुजाओं का अनुपात तुरंत निकाल देंगे। चलो भाई, ये तो समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब देखो, अब ज्ञात है में ये भी, और AD/DB बराबर AE/EC, ये तो भाई दिया है, ठीक है ना, ये दिया है। अब देखो इन दोनों का प्रयोग करेंगे हम लोग, और ये सारा काम किया जा रहा है F को E पर लाने के लिए। और F जो है E पर कब आएगा, जब AE बराबर AF, यानी देख लो हम लोग ये लाएंगे। अब जब AE और AF बराबर हो जाएगा, AE की लंबाई और AF की लंबाई अगर हम लोग ऐसा ला देंगे अभी, तो फिर F बिंदु E पर आ जाएगा, उठकर समपाती बन जाएगा F और E, और तब ये अपने साथ साथ DE को भी BC के समांतर बना देगा। चलो भाई, तो यहाँ से देखो जी समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त हो रहा है, समीकरण 1 तथा 2 से। तो भाई लेफ्ट बराबर है तो हम राइट को बराबर कर सकते हैं, देख लो। ठीक है, ऐसे हम बराबर कर सकते हैं। अब देखो क्या करना है, हमें ये लाना है AE बराबर AF। तो AE बराबर AF ये ऊपर है, ठीक
ठीक है ना, नीचे हमें हटाना है, और नीचे सेम भी नहीं है, नहीं तो अभी काट दिया जाता। तो देखो जी अब क्या तो ये ऊपर का हम लोग रफ कर दे रहे हैं, ये इतना आप सभी लोग लिख लें, ठीक है। ये ऊपर का रफ कर दिया जा रहा है क्योंकि हम लोग ऊपर यहाँ काम कर दे रहे हैं, और ये लाएंगे, ये ध्यान रखना, ज्यों ये हम लोग लाए तुरंत एफ और ई संपाती बन जाएगा, और फिर हमारा जो है वो प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना क्या लाना है हमें। देखो भाई यहाँ पर पहले हम उल्टा करेंगे। अब देखो ये ए ई बराबर ए एफ लाने के लिए, ए ई बराबर ए एफ लाने के लिए, ए ई बराबर ए एफ लाने के लिए, अब यहाँ से पहले हम उल्टा करेंगे। उल्टा क्यों किया जा रहा है ये भी क्वेश्चन में आप लोग को पता चल जाएगा, ये उल्टा वाला क्या सिस्टम है। ये पहले भाई उल्टा करो दोनों पक्षों का, ठीक है, उल्टा हो गया। ये थोड़ा सा अभी याद करना पड़ेगा आप लोगों को कि मतलब पहले उल्टा किए, फिर दोनों पक्षों में जो है एक एक हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, मान में कोई अंतर नहीं पड़ा, बैलेंस बराबर है। उसके बाद देखो भाई एलसीएम बन रहा है, एलसीएम भी लेंगे तब, एलसीएम हो गया। अब मिलाना जी, एफ सी प्लस ए एफ, एफ सी प्लस ए एफ के जगह पर पूरा हम ए सी लिख सकते हैं, इन दोनों के जगह पर ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस ए ई के जगह पर भी पूरा ए सी लिखा जा सकता है, ठीक। अब देखो कटा तब ए सी से ए सी एक एक बार में कट गया, और तिरछा गुणा कर दो, देख लो जी, ला दिए हम लोग ए ई बराबर ए एफ, ठीक, बस हो गया, काम बन गया है। अब देखो जी, ये जो अभी प्राप्त हुआ है यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ई और एफ संपाती हो। देख लो भाई हम लोग लाए हैं, नियम से लाए हैं, और यह तभी संभव होगा जब ई और एफ संपाती होगा, अर्थात ए ई बराबर ए एफ, अर्थात ए ई बराबर ए एफ होगा, ठीक है, बस हो गया। अतः अब जब ए ई बराबर ए एफ हो गया तो ये डी एफ जो है डी ई पर आ गया है भाई, देख लो ये जो डी एफ वाली रेखा है ये डी ई पर आ चुकी है, और वो तो समांतर था ही बी सी के, तो जो डी एफ है वो अपने साथ साथ डी ई को भी अब बी सी के समांतर बना दिया। तो अतः जो है अब लिख दो जी डी ई समांतर बी सी। देखो जी ये इतना है प्रमेय दो भी हम लोग सिद्ध किए, ठीक है। तो इस प्रकार देख लो, अब ये प्रमेय 2 भी आप लोग का ओके हो गया। अब ये दोनों प्रमेय इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल ही दोहरा लेंगे, 2-3 बार तो सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। ओके हो, तैयार हो, एकदम बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला ये प्रश्न है दोनों, ठीक है, और 4-4 नंबर के हैं, तो भाई एकदम तैयार हो। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 6.2 इसके अगले वीडियो में शुरू कर देंगे, ठीक है ना, शुरू करेंगे। तब तक आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।